हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने कल एक लेसन शुरू किया था, रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग, उसके बारे में मैंने एक लेक्चर आपको भेज चुका हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट आज हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं चैप्टर को। अभी तक हमने वाउचर्स और रूटीन चेकिंग के बारे में पढ़ा है। आप देखेंगे आगे की तरफ काइंड्स ऑफ वाउचर्स, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली हमारे वाउचर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी वाउचर, एक होता है सेकेंडरी वाउचर। प्राइमरी वाउचर वो वाउचर होता है जब भी आप कोई भी गुड्स परचेज करके लेके आते हो और शॉपकीपर के द्वारा जो आपको बिल या वाउचर बना के दिया जाता है वो आपका प्राइमरी वाउचर होता है। सेकेंडरी वाउचर वो वाउचर होता है जब आप प्राइमरी वाउचर को कहीं पर खो देते हो या उसको रख कर भूल जाते हो, तो उसकी जगह किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की हेल्प ली जाती है जो आपके द्वारा की गई ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर पाए। जैसे आप उसका कार्बन कॉपी ले सकते हो, कोई ऑर्डर जो आपके पास ऑर्डर आया होगा, ऑर्डर रिसिप्ट है, उसका सहारा ले सकते हो। कोई आपके पास कोई जहाजी बिल्टी है तो उसका सहारा ले सकते हो। तो ये आपके लिए सेकेंडरी वाउचर माना जाएगा। प्राइमरी वाउचर आपका जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो और फर्स्ट टाइम आपको जो बिल मिलता है गुड्स की क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में और उसका टोटल लिखा होता है उसमें, तो वो आपका प्राइमरी वाउचर है। एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर, वाउचर का एग्जामिनेशन कैसे करना है। जब भी हम कोई वाउचर बनवाते हैं तो उसमें कुछ हमें महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना होता है। जैसे आपका जो वाउचर है केवल संस्था के नाम पर या संस्था के ओनर के नाम पर होना चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा, हम कभी भी कॉलेज के लिए कोई भी आइटम परचेज करके लेके आते हैं तो वो वाउचर है जो वो प्रिंसिपल के नाम बनता है हमारा कॉलेज का। इसी प्रकार कोई व्यक्ति गुड्स परचेज करके लेता इंडिविजुअल, अगर मैं खुद अपने लिए परचेज करता हूँ तो मेरे नाम से बनेगा वो बिल। तो ये इस तरीके के ध्यान रखना चाहिए। वाउचर संस्था के नाम होना चाहिए या उसके ओनर के नाम होना चाहिए। और जो वाउचर है आपका व्यापार और संस्था से संबंधित होना चाहिए। और वाउचर संस्था के किसी अधिकारी, संचालक, प्रबंध आदि के नाम से है तो वह देखना आवश्यक है प्रबंध का संबंध संस्था से है नहीं है उसका संबंध। तो जब भी कोई हम वाउचर बनवाते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि वाउचर बना है तो क्या उससे वो संबंधित है या नहीं है। जो वाउचर है वो प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए। वाउचर्स के ऊपर डेट्स वगैरह जो लिखी है वो अच्छे से लिखी होनी चाहिए, सही तरीके से लिखी होनी चाहिए और पूरी डेट लिखी होनी चाहिए उसके ऊपर। और आपके जो वाउचर्स के ऊपर जो अमाउंट लिखी जाती है वो वर्ड्स में और फिगर में दोनों में लिखी होनी चाहिए। और वाउचर के ऊपर सिग्नेचर भी होने चाहिए। अगर आपका वाउचर 500 रुपीज़ से ज़्यादा है तो उसके ऊपर एक रेवेन्यू स्टैंप लगा होना चाहिए। ये कुछ ऐसी फीचर्स की बताई हैं कि जो एक वाउचर्स की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। वैसे तो इसमें 20 दे रखी हैं, बट ये 10-12 मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए ये इम्पोर्टेंट हैं आपके। इसमें वाउचर की जांच करते समय कोई भी नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, तो उसमें किसी अन्य कर्मचारी की हमें थोड़ी सी भी हेल्प नहीं लेनी चाहिए। इससे हमें अगर कोई वाउचर बनाते समय कोई ऐसा नियम है जो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड में कोई नियम लिखा हो तो उन नियमों को भी हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। तो ये जो एग्जामिनेशन करना वाउचर का वो इन पैरामीटर्स पे करेंगे कि वाउचर्स की जो क्रेडिबिलिटी है, जो रिलायबिलिटी है वाउचर्स की, वो इन पैरामीटर्स के आधार पर हम मेजर करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं वाउचिंग ऑफ ए कैश बुक। कैश बुक का वाउचिंग करना, हमें कैश बुक है हमारे पास और उसको चेक करना कैश बुक को। देखो कैश के अंदर ज़्यादा आप किसी प्रकार का फ्रॉड ज़्यादा कर सकते हो कैश को लेकर। माल को ले जाने में जब भी आपको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, उसको उठाने के लिए, उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, बट आप कैश में ज़्यादा फ्रॉड कर सकते हो। तो इसलिए कैश का जो ऑडिटिंग है बड़ी केयरफुली किया जाता है। सबसे पहले हम यह निश्चित करना कि रिसिप्ट ए पेमेंट
रोकड़ बही में लिख दिए गए हैं, नहीं लिखे गए। जो रिसिप्ट पेमेंट होती है, क्या वो कैश बुक में प्रॉपर तरीके से उनकी एंट्री हुई है या नहीं हुई है, पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात है, फिर दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसमें ये भी देखना है कोई ट्रांजैक्शन गलत तरीके से, किसी ट्रांजैक्शन का गलत तरीके से भुगतान तो नहीं किया गया। ऐसा तो नहीं है कि उसकी सर्विस हमने लिया ही नहीं है और उसके बदले में हमने पेमेंट कर दिया। यह जांच करना कि सभी प्राप्ति भुगतानों का लेखा सही किया गया नहीं किया गया। तो ये भी हम चेक करेंगे, जो भी पेमेंट और रिसिप्ट हुआ है उनका जो भी पेमेंट और रिसिप्ट हुआ हमारे बिजनेस में, क्या वो ठीक तरीके से हुआ है नहीं हुआ है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का भी हम सही तरीके से चेक करेंगे। इसकी पुष्टि करना रोकड़ बही के 2 पक्ष होते हैं, आपको पता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश रिसिप्ट, वाउचिंग ऑफ ए रिसिप्ट डेबिट एंड कैश बुक। आप देखेंगे कैश बुक का डेबिट साइड का, जब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट में रिसीव्ड होता है आपका और क्रेडिट में गिवन। तो देखते हैं उसमें कि जैसे इंटरनल चेकिंग करना। इंटरनल चेकिंग में क्या है, जैसे रोकड़ प्राप्त करने की रसीद देना, लेखा करना, राशि को बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया का अध्ययन करके ये देखना है कि इस प्रक्रिया में कहीं पर भी कोई ऐसी गुंजाइश तो नहीं कि छल कपट हो सके। फिर है लिस्ट ऑफ रिसिप्ट, जो भी रिसिप्ट्स हमारे पास हुई हैं कैश के अंदर, उनकी लिस्ट तैयार करना। अंकेक्षक को इस बात का पता लगाना चाहिए कि प्रतिदिन जो पत्र प्राप्त होते हैं उनसे पूरी रकम प्राप्त हुई है नहीं हुई है। इसके बाद है रिकाउंसिलेशन ऑफ कैश बुक। अंकेक्षण है जो आपका प्रारंभ में पूर्व ही अंकेक्षण व्यवसाय की समस्त पुस्तकों की जांच प्राप्त कर लेते हैं और व्यवसाय के लिए एक कच्ची रोकड़ बुक बनाते हैं, कच्ची बही बनाते हैं, जिसको हम रफ वर्क बोल सकते हैं। क्योंकि संभव कुछ कच्ची रोकड़ बही में लिख गई हों, परंतु मतलब कि कुछ ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं कि हमने उनको कच्ची बही में तो लिख दिया परंतु मेन केस बुक में नहीं लिखा, तो ये भी हमें चेक करना होता है। इसके बाद है रिसिप्ट इशू सिस्टम। अंकेक्षण को ये भी देखना चाहिए कि रसीद पुस्तकों का निर्गमन प्रयोग नियंत्रित है नहीं है। सभी रसीदें छपी हुई फार्म पर होनी चाहिए। काउंटर फोल्ड कार्बन प्रति उसकी कॉपी होनी चाहिए। रसीदों पर क्रम अनुसार नंबर पड़े होने चाहिए। आपने देखे होंगे उन पर नंबर लिखे होते हैं सभी रसीदों के ऊपर। प्रत्येक रसीद का रोकड़ पुस्तक में लिखे गए विवरण से मिलान करना चाहिए। जो भी आपकी ब्लैंक जो रिसिप्ट हैं उनका प्रॉपर तरीके से एक अथॉरिटी, जो ऑथराइज पर्सन होता है उसके अंडर होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो आपके बिजनेस का। इसके बाद एक यदि कोई रसीद लिखते समय गलत हो जाए या अन्य किसी कारण से उसको रद्द करना पड़े तो उसे फाड़ना नहीं चाहिए, उसी में लगी रहने देना चाहिए और उस पर रद्द की गई कैंसिल शब्द लिख देना चाहिए। अगर कोई आपसे रसीद है और गलत लग गया, उस पर वर्ड किसी का गलत नाम लिख गया या फिर आपसे फिगर अमाउंट गलत भर गई, तो उसको आप में फाड़ना नहीं चाहिए, उसी में लगी रहने देना चाहिए और फिर उसको हमें फिर यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। अबाइडिंग द रूल। अबाइडिंग द रूल का मतलब है नियमों का पालन करना। रोकड़ प्राप्ति के संबंधित संस्था ने कोई नियम बना रखे हैं तो नियमों का पालन करना एक अंकेक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक जो ऑडिटर होता है तो वो कैश रिसिप्ट्स के जो भी पैरामीटर्स हैं चेक करने के, वो इन पैरामीटर्स को फॉलो करके आपकी कैश बुक को चेक करेगा। फिर इसके बाद है सम इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ द रिसिप्ट साइड। कुछ इम्पोर्टेंट आइटम है जैसे कैश सेल, आपकी कैश सेल होती है तो कैश से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनका तुरंत प्रभाव से सही तरीके से उनका रिकॉर्डिंग करना चाहिए और सही तरीके से उनको लिखना चाहिए। इसके बाद है आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स से जब भी आप पैसा मिलता है, आपको डेटर से पैसा मिलते हैं, सर्वप्रथम ये देखना आवश्यक है रोकड़ प्राप्ति करने वाले कर्मचारी देनदार को भेजे गए स्टेटमेंट के बनाने के संबंध नहीं रखते। जो भी रकम देनदारों से प्राप्त होती है उसके बदले में उन्हें रसीद दी जाती है। सही बात है, जब भी कोई डेटर्स होता है हमारे कंपनी में उसने पैसा जमा कराया है तो जितना भी पैसा उसने जमा कराया है उसके संबंध में हम एक उसको रसीद काट के देंगे और उस पर ड्यू अमाउंट भी लिख कर देंगे।
आप भी कॉलेज में पैसा अपनी फ़ीस सबमिट करवाते हो, तो कॉलेज में जब भी स्टूडेंट जो पूरी फ़ीस जमा कराते हैं उनकी पूरी लिख देते हैं। अभी जैसे बच्चों ने 30% 60% पैसे फ़ीस जमा कराई थी, उसमें ड्यू अमाउंट भी लिखी थी, इनकी बैलेंस भी लिखा था, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है आपका, अगर किसी प्रकार का कोई आपने डेटर्स को डिस्काउंट या अलाउंस दिया है तो उसका भी प्रॉपर तरीके से सावधानी तरीके से निरीक्षण करना चाहिए। अब है इसका अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। प्राय जो बिल होते हैं आपके, सभी बिलों की देय तिथि की जानकारी कर लेना चाहिए कि कोई BR है आपका, बिल्स रिसीवेबल है, कि BR है जो किस डेट को आपको रिसीव्ड होने की संभावना है, या किस डेट पर रिसीव्ड होंगे, तो वो भी हमें प्रॉपर तरीके से उनका भी गहनता से जांच कर लेना चाहिए। कुछ ऐसे बिल होते हैं जो डिसऑनर्ड हो जाते हैं, तो उनकी अलग से हमें लिस्ट बनानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जब भी कोई हमारी इनकम होती है तो उसको हम कैश बुक के इनकम साइड लिखते हैं। तो ब्याज या लाभांश अलग अलग साधनों से प्राप्त होते हैं, अतः इन दोनों के लिए प्रमाण भी अलग अलग होते हैं, यानी कि इनके जो वाउचर हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ब्याज साधारणतः 3 स्रोत से प्राप्त होते हैं आपके। जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है वो बेसिकली 3 सोर्स होते हैं आपके। एक सोर्स होता है इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड होता है लोन्स, और फिर होता है डिपॉजिट्स इन बैंक। जो आपने पैसा अपना डिपॉजिट करा रखा बैंक में, वहाँ से आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। तो ये आपको देखना है कि भाई जो भी हमें इंटरेस्ट मिला है वो किस सोर्स से मिला है, तो भी उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा हमको। इसके बाद है टाइम टू टाइम हमें बैंक स्टेटमेंट निकलवानी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट से हम कंपैरिजन करते हैं। आप देखते होंगे एक रिकाउंसलेशन स्टेटमेंट वाला चैप्टर था, उसमें रिकाउंसलेशन स्टेटमेंट में बैंक अकाउंट और अपना जो कैश बुक है उसका कंपैरिजन करते हैं, पासबुक कैश बुक का कंपैरिजन करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो गैप आ जाता है हमारे बैलेंस और उनके बैलेंस में, उसको ठीक करना होता है। इसके बाद है रेंट रिसीव्ड। अंकेक्षक को किराए से प्राप्त राशि का प्रमाण के लिए किराएदार से प्राप्त अनुबंध की जांच करनी चाहिए। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा टू रेंट, जो टेनेंट होता है किराएदार उसके साथ, तो उसकी जांच के आधार पर ही हमें ये देखना चाहिए कि किराएदार ने जो किराया हमें दिया है क्या वो सही दिया है, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट दिया है, नहीं दिया है। किराएदार को दी गई रसीदों की काउंटर फॉइल को देखकर उसका मिलान ब्रोकर से करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें आपका आया। अगर कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है तो उसकी भी हमें तुरंत प्रभाव से जांच करनी चाहिए। फिर है हमारा कमीशन रिसीव्ड। कमीशन प्राप्ति के लिए संस्था और कमीशन देने वालों के बीच अनुबंध किए जाते हैं कि भाई हम आपको इतना कमीशन देंगे। अनुबंध से कमीशन की दर का पता लगाना चाहिए और प्राप्त कमीशन की जाँच करनी चाहिए। जब भी हम किसी को कमीशन देते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर रेट होती है कि इस रेट से कमीशन देंगे, और जो भी कमीशन लेने और देने वालों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही कमीशन की रेट डिसाइड होती है, फिर उसकी जांच करनी चाहिए। इसके बाद सर आपका है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। एनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशंस, तो उसकी आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी देखना चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कई बार आपको इस साल का सब्सक्रिप्शन है वो इस साल ही आपको अगले साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल जाता है। ये लेसन आपने किया होगा +2 में, जिसमें आपका था NGO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में किया होगा, जिसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये आपने उसमें किया होगा। तो इस सब्सक्रिप्शन की भी हमें प्रॉपर जांच करनी चाहिए और जो भी रसीदें होती हैं उनकी हमें मैच करना चाहिए। इसके बाद है प्रोसीड ऑफ हायर परचेज सिस्टम। अंकेक्षक को किराया क्रय पद्धति से प्राप्त राशि का प्रमाण करने के लिए हायर परचेज एग्रीमेंट को देखना चाहिए। जब भी हायर परचेज सिस्टम आपने 12th उसमें BCom फर्स्ट ईयर में किया होगा, जिसमें हायर परचेज के थ्रू आप भी कोई भी एसेट्स परचेज करते थे, तो उसमें आपको एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट मिलती थी, जिसको हम बोलते हैं EMI। तो EMI है जो आपकी इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट है जो आपका, इसका भी हमें गहनता से जांच करना चाहिए। और विनियोगों के संबंध में उचित प्रमाण जो वाउचर है दलाल के बिक्री नोट पर होते हैं, जो भी सेल्स होता है, जो ब्रोकर होता है वो जो सेल करता है गुड्स की, तो उसके बिक्री नोट्स के आधार पर होते हैं। और
कमीशन व ब्यूरो लिखा होता है, उसी में सब कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं। इसके बाद सर आपका पॉइंट है आपका अन्य संपत्ति की बिक्री से प्राप्ति। यदि व्यापार की कोई स्थायी संपत्ति को बेचा जाता है तो उन्हें बेचने के लिए सामान्य 2 विधियां अपनाई जाती हैं। विक्री प्रतिनिधि या दलाल के द्वारा, कई बार हम कोई ब्रोकर के थ्रू भी कोई गुड्स बेच सकते हैं, कोई पुरानी एसेट्स उसको सेल कर सकते हैं, या फिर हम किसी ऑक्शन के द्वारा, ऑक्शन मतलब नीलामी के द्वारा तो बेची गई तो उसके द्वारा विवरण पत्र के आधार पर उसकी जांच करनी चाहिए। यदि नीलामी के द्वारा संपत्ति बेची गई है तो नीलामकर्ता का दिया हुआ विवरण प्राय होगा, मतलब कि सेल डीड डेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है इसके अंदर, मतलब जो भी मतलब रिसीव्ड होता है उनकी तरफ से विवरण पत्र कि भाई ये एसेट्स है, इसके बारे में इतनी इसकी वैल्यू है, इतना ही इसका वेट है, 100 महीने ही पर्टिकुलर्स हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे आपके लिखे होने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट उसमें जो नीलामी रिसिप्ट होती मिल रही है आपको। कंपनसेशन फॉर ए क्लेम रिसीव्ड अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कोई आपको क्लेम रिसीव्ड होता है किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके संबंध में भी आपका एक रिपोर्ट होती है, उसको चेक करना चाहिए। निरीक्षक रिपोर्ट होती है और संबंधित पत्र व्यवहार की छानबीन करनी चाहिए। ऐसे दावे की रकम का अनुमान अंकेक्षण उपलब्ध वाउचर की सहायता से ही लगा लेगा और इसके लिए निरीक्षण रिपोर्ट उपयोगी होगी। जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई जाती है वो इसके लिए इफेक्टिव रिपोर्ट मानी जाएगी आपके लिए। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इस प्रमाणित करते समय अंकेक्षण को यह देखना चाहिए कि जो रकम इस संबंध में प्राप्त हुई है वह उचित प्रकार से लेखा पुस्तकों में लिख दी गई है, नहीं लिख दी गई है। जैसे रिफंड मिलता है आपको, इनकम टैक्स आप ज़्यादा पेड करते हैं तो सरकार उसको बाद में रिफंड करती है, तो क्या वो आपने अपनी बुक्स के अंदर प्रॉपर तरीके से लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये भी आपको चेक करना होता है एक ऑडिटर के लिए। इसके बाद आपका सर पॉइंट है बैड डेब्ट्स रिकवर। जब भी कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसके पास हमारा पैसा होता है तो वो हम ये मान के चलते हैं कि वो पैसा हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, बट आफ्टर सम टाइम उसकी जैसे फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो जाती है तो वो पैसा हमें उस डेटर से रिसीव्ड हो जाता है, तो उनको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के लिए यदि पैसा रिसीव्ड होता था उसका भी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। इसके बाद है जब कोई ग्राहक दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उससे दायित्व का भुगतान हेतु तो एक लिक्विडेटर या उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेता और बिक्री से प्राप्त राशि के निर्धारित अनुपात में संपत्ति की बिक्री से प्राप्त शुद्ध रकम कुल दायित्व भुगतान कर दिया जाता है। तो इसमें बताया कि भाई जब भी कोई एक व्यक्ति को इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वहाँ पर एक लिक्विडेटर को अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है जो कमीशन के आधार पर उस व्यक्ति के एसेट्स को सेल करेगा और सेल करने के बाद जो पैसा आएगा उसकी जितनी भी लायबिलिटीज़ है उनका पेमेंट कर देगा, बाकी जितना पैसा बचेगा वो उस व्यक्ति को दे देगा जिसकी वो एसेट्स हैं। रिमिटेंसेस फ्रॉम एजेंट। कई बार हमारा बिजनेस है जो वो अलग अलग जगह पर फैला होता है, जैसे आपने ब्रांच अकाउंट पढ़ा होगा, एक हेड ऑफिस होता था, एक ब्रांच होता था। तो ब्रांच जितनी भी गुड्स की सेल करती थी वो हेड ऑफिस को पैसा भेजते थे, तो वो ऐसा जो पैसा आता है तो उसका भी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए और प्रत्येक एजेंट अपने हिसाब का एक विवरण बनाकर संस्था को भेजता है। प्राय इस विवरण को प्रत्येक संस्था में एक अधिकारी जो पृथक रूप से यानी कि सेपरेटली इन विवरणों की जांच पड़ताल करता है और उनका रोकड़ भाई का अनुमान लगाया जाता है, लेखा किया जाता है। इसके बाद है अदर्स। इन राशियों से संबंधित प्रपत्रों से जांचना चाहिए और यदि प्रपत्र उपलब्ध ना हो तो ये पत्र व्यवहार करके जांचना चाहिए। अगर इनके लिए कोई हमारे पास एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हमें एविडेंस की डिमांड करनी चाहिए। तो ये आपका रिसिप्ट साइड है। आगे फिर इसके बाद आपका क्रेडिट साइड होगा, रिसिप्ट साइड है, सॉरी इसके साथ क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड का था, क्रेडिट साइड का होगा। तो क्रेडिट साइड में भी इस तरीके की जो टर्म्स आती हैं हमारी रिलेटेड टू कैश बुक, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल की क्लास जो होगी हमारी वो इस तरीके की होगी जिसमें हम आपको पेमेंट क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक के बारे में बताएंगे। थैंक यू, आप इसको देख लेना।